हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। हालांकि यहाँ पे स्पेशल एक एग्जाम का नाम दे दिया है क्योंकि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम MCQs कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सभी में ये राइटर्स कंपलसरी होते हैं, चाहे वो एलिजाबेथन एज के राइटर्स हो या फिर आपके रोमांटिक एज के हों या फिर विक्टोरियन एज के हों, तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी कह रहे हैं कि यूपी TGT PGT का भी एग्जाम्स की संभावना है अक्टूबर में, तो सभी जो भी लिटरेचर के एग्जाम है सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, MCQs की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली जैसे मैं राइटर वाइज करा रही हूँ, तो अपने अपने जैसे राइटर है आप उस राइटर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने वर्ड्सवर्थ की पूरी सीरीज कराई है, उसमें बहुत सारे लगभग 1000 के करीबन क्वेश्चंस हैं। पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, PV सैली की भी इससे पहले 2 वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर मैचिंग का है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, इसमें बेसिकली मैच करना है। यहाँ पे पोएट और बर्ड दिए हैं। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर पोएट किस पर्टिकुलर बर्ड से रिलेट करता है, जैसे कि किसी एक स्पेशल बर्ड पे उन्होंने अपने वर्क्स लिखे हों, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शंस का सीरीज नहीं है, तो हम ऑप्शंस चलो लिख लेते हैं। जैसे अगर ऑप्शन नंबर A बनाते हैं तो इसमें लिखते हैं 4 3 2 1। ऑप्शन B है आपके लिए 3 4 2 1 एंड ऑप्शन C is 4 3 1 2 एंड ऑप्शन D is 3 4 1 2। तो आप मैच करके बताइए कौन सा सीरीज कौन सी सही होगी। जैसे यहाँ पे जॉन कीट्स है, तो जॉन कीट्स को किस पर्टिकुलर बर्ड के साथ आप मैच करोगे, हॉक के साथ, फाल्कन के साथ, स्काईलार्क या फिर नाइटिंगेल। ठीक है, और उसके बाद अगर PV शैली की बात करें तो PV शैली किस पर्टिकुलर बर्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ऐसे ही G.H. हॉपकिंस, देन टेड हग्स। देखिए अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स ज़्यादातर किससे कनेक्टेड हैं, नाइटिंगेल से। ठीक है, अब PV शैली का तो एक फेमस वर्क ही है टू अ स्काईलार्क, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब G.H. हॉपकिंस ये हैं फाल्कन से रिलेटेड, एंड टेड हॉग ये हॉक से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इज PV Shelley's Julian and Medello is the conversation between Julian and Count Medello। ठीक है, ये मतलब PV शैली का जो वर्क है जूलियन एंड मेडेलो, इसमें एक कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में, जूलियन और मेडेलो के, काउंट मेडेलो के बीच में। हु डू दीज 2 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट। अब ये दोनों जो कैरेक्टर हैं जूलियन और कौन, काउंट मेडेलो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जूलियन रिप्रेजेंट्स कीट्स एंड काउंट मेडेलो रिप्रेजेंट बायरन, या फिर जूलियन रिप्रेजेंट्स शैले और काउंट मेडेलो बायरन, देन जूलियन रिप्रेजेंट्स शैले एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन, या फिर जूलियन रिप्रेजेंट्स मैरी शैली एंड काउंट मेडेलो विलियम गॉडविन। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, बताइए। ये 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर जूलियन और काउंट मेडेलो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जूलियन यहाँ पर कौन है और काउंट मेडेलो कौन है, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए इसका फॉर्मेट इस तरीके का है। देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो जूलियन एंड जो मेडेलो वर्क है, इसमें जूलियन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जूलियन शैले को रिप्रेजेंट करते हैं और काउंट मेडेलो बायरन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो नीचे पोएम्स दी हुई हैं, इनमें क्या चीज कॉमन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखते हैं पोएम कौन कौन सी है। वर्ड्सवर्थ्स द रिक्लूज, नेक्स्ट है सैलीज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जून और कीट्स हाइपीरियन।
तो इन सभी पोएम्स में, ये अलग अलग राइटर्स की पोएम है, तो इन सभी पोएम्स में कुछ ना कुछ कॉमन थिंग है, वो क्या है? ऑप्शंस है, दे आर ऑल इलेजीज, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोस, या फिर दे आर वुमेन सेंटर्ड पोएम्स। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए ये यहाँ से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। देखिए वर्ड्सवर्थ की जो द रिक्लूज है, ये भी एक अनफिनिश्ड पोएम है, ठीक है। शैलीज की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये भी अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुई थी ये। और ऐसे ही बायरन की डॉन जून है और कीट्स की हाइपीरियन, ये सारी ही पोएम्स कैसी हैं? ये दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दे ऑल आर अनफिनिश्ड poems. Now moving to the next question. Yes, which famous romantic poem begins with the line? कौन सी एक famous romantic poem है जो इस लाइन से शुरुआत होती है, जिससे Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert. लाइन को ध्यान से समझना है। लाइन है, Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert. Options are Ode to the Nightingale, To the Cuckoo, To a Skylark या To the Daisy। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है To a Skylark। Okay, now moving to the next question. Which of the following poems uses टेरेसा राइमा? इनमें से कौन सी पोएम्स हैं या कौन सी पोएम है जो जिसमें टेरेसा राइमा यूज किया गया है, एक मैट्रिक फॉर्म है? बताइए। ऑप्शंस हैं, जॉन कीट्स ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल, पीवी शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, या फिर अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस। सोचिए, आंसर कीजिए। टेरेसा राइमा, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यस, पीवी शैली की जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही फेमस लाइन है, इसको आप आसानी से आंसर कर लोगे। आज का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इफ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। शैली के ओड टू द वेस्ट विंड से ये पोएम है, ओ सॉरी ये लाइन है। तो इस लाइन में यहाँ पर फिलर्स जो दिए हैं वहाँ क्या आएगा? यस, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो फर्स्ट ब्लैंक पे हमारा आएगा विंटर और सेकंड में स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टीच मी हाफ द ग्लैडनेस that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. Whose lines are these? To whom are they addressed? ये लाइन्स किसकी हैं और ये किसे एड्रेस कर रही है? ऑप्शंस आर जॉन कीट्स द नाइटिंगेल, पीबी शैले द स्काईलार्क, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ द वे वैली, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग द ग्रामेरियन। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे शैली की सीरीज चल रही है तो आप उसी हिसाब से कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो, लेकिन लाइंस को याद रखना जरूरी है। आप नोट डाउन भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। टीच मी हाव द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीवी शैले। पीवी शैले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, किसको इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं द स्काईलार्क को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए, इन द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ पोएम्स बाय शैले विच वन हैज द बोयाज मोटिव। यहाँ पे जो शैले की पोएम्स दी हुई हैं, 4 पोएम्स, इनमें से कौन सी पोएम है हैज द बोयाज ऑफ मोटिव?
ऑप्शंस आर एडोनियस, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ओ टू द वेस्ट विंड, एलिस्टर। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, एलिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर है एलिस्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ fall upon the thorns of life I bleed. सॉरी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। आई फॉल अपॉन दी थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड एक्सप्रेसेस अ पैथेटिक क्राई ऑफ द वुंडेड हर्ट फ्रॉम ओ टू द वेस्ट विंड बाय शैली द पोएम कंसिस्ट ऑफ। देखिए, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओ टू द वेस्ट विंड से ली गई है, जो पोएम लिखी है शैली ने। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें मतलब ये जो पोएम है पर्टिकुलर ओ टू द वेस्ट विंड, इसकी फॉर्मेशन कैसी है? ऑप्शंस आर 14 लाइन टेरेसा राइमा स्टेंजा, या फिर 14 लाइन स्टेंजा कैरेक्टराइज्ड बाय स्विफ्ट एक्शन, अ पर्टिकुलर राइम स्कीम इन अ वेलिनल, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड वन। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ओ टू द वेस्ट विंड। Yes, it is 14 lines टेरेसा राइमा स्टेंजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच पोएम बाय शैली बियर्स द अल्टरनेटिव टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। शैली की वो कौन सी पोएम है जिसका जो अल्टरनेटिव टाइटल है वो क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शंस आर मोंट ब्लैंक, हाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, एडोनियस, या फिर एलिस्टर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शैली की वो कौन सी पोएम है जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर भी क्या है? एलिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फिर से एक मैचिंग से है क्वेश्चन हमारा। मैच द कैरेक्टर विद द ऑथर। कैरेक्टर को ऑथर से मैच करना है, जैसे मैडेलिन, प्रॉम्थियस, यूरिजन, चाइल्ड हेरोल्ड। और इधर राइटर्स के नाम हैं, ब्लेक है, बायरन है, शैली है, कीट्स है। तो किसको किससे मैच किया जाएगा? इसमें भी देखिए ऑप्शंस नहीं है, हम डायरेक्टली मैच कर लेते हैं एग्जैक्टली। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जैसे कि आप देखो, मैडलिन किसका कैरेक्टर है? इसे मैच करेंगे हम कीट से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यूराइजन, ये किससे मैच होगा? ब्लेक से। प्रॉम्थियस आपको पता ही है किससे मैच करना चाहिए? शैली से। ठीक है, प्रॉम्थियस अनबाउंड वर्क आपने देखा ही है। चाइल्ड हेरोल्ड बायरन से। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? यस, डी सी ए बी। ओके, दिस इज द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर्स हैज अ bearing on the composition of Sally's Adonius? बताइए। ऑप्शंस आर मेलिटस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। कौन सा ग्रीक फिलोसफर है वो? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर क्या है? प्लेटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है इन्हें। कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है उनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। अरेंज द फॉलोइंग इलेजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए कौन कौन सी इलेजीज हैं उन्हें देख लेते हैं। एक है इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एडोनियस है, थायरिसिस है, इन मेमोरियम है। अब बताना है कि इनकी पब्लिकेशन डेट्स के अनुसार सबसे पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसी सीरीज में इन्हें सेट करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सोचिए, आंसर कीजिए। 4 इलेजीज दी हुई हैं यहाँ पे, एडोनियस है, थायरिसिस है, इन मेमोरियम और इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये सारी ही शैली की नहीं है, शैली की सिर्फ एडोनियस है। देखिए अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ही आनी चाहिए, तो हम ऑप्शन डी को इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी 3 में इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड सबसे शुरुआत में आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इनमें, इसके बाद कौन सी आनी चाहिए, इसके बाद आनी चाहिए इन मेमोरियम। ओके, अब देखिए आप इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के बाद यहाँ पे क्या मेंशन है, एडोनियस, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है एडोनियस, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, नहीं आई थिंक एडोनियस पहले आना चाहिए। हाँ देखिए ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया था क्योंकि इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इनमें से सबसे पहले है। उसके बाद एडोनियस आना चाहिए, तो इन दोनों में है इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो एडोनियस के बाद कौन सी आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए इन मेमोरियम। थायरिसिस नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहले आएगी इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, देन एडोनियस, देन इन मेमोरियम, देन थायरिसिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज who wrote The Wandering Jew, a poem in 4 cantos, and the short lyric The Wandering Jew's Soliloquy? Options are H.T. Coleridge, Lord Byron, Thomas Gray, P.V. Shelley. क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने लिखी है पोएम द वॉन्डरिंग ज्यूज? अ पोएम इन 4 कैंटोज, एक पोएम है जो 4 कैंटोज में लिखी गई है। एंड द शॉर्ट लिरिक द वॉन्डरिंग ज्यूज सॉलिलिकी, और एक शॉर्ट लिरिक है जिसका नेम है वॉन्डरिंग ज्यूज सॉलिलिकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी.वी. शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। द पैम्फलेट ऑन द आयरिस कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिस पीपल वॉज कंपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द पैम्फलेट ऑन द आयरिस कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिस पीपल वॉज कंपोज्ड बाय W.B. Yeats, P.B. शैली, जोनाथन स्विफ्ट या फिर G.V. सार। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, P.B. शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, When was Percy Bysshe Shelley born? देखिए हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपके 2 आंसर्स प्रिपेयर हो रहे हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि P.B. शैली का कंप्लीट नेम क्या है, स्पेल सहित। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए स्पेलिंग भी चेंज कर करके दे देते हैं, तो आपको ये कंप्लीट नेम लर्न होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी बॉर्न डेट और इनकी डेथ डेट दोनों ही पता होनी चाहिए, डेट भी ईयर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर बताइए। 31 जनवरी 1786, 4 अगस्त 1792, 4 मई 1794 या फिर 19 दिसंबर 1784। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर क्या है, 4 अगस्त 1792। नेक्स्ट इज यस, यहाँ पे अंडरलाइन को आपको इग्नोर करना है। वेयर आर, एक सेकेंड, हम रिवर्स चले गए थोड़ा। यस, ओ सॉरी, हाँ अभी ठीक है, यही वाला है क्वेश्चन हमारा। देखिए, वेयर वाज P.B. शैली बॉर्न, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऐसा नहीं है कि अंडरलाइन वाले जो हैं यही राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक अंडरलाइन हो गई है। देखिए, कन्नॉट प्लेस, फील्ड प्लेस, अशोका प्लेस या फिर नेहरू प्लेस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बाकी तो आप देख रहे हो इंडियन प्लेस के नेम है,
ठीक है, तो ये तो नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? फिल्ड प्लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वॉज हैरियट वेस्टब्रुक व्हेन शी इलोप्ड विद पर्सी बायशी शैली? क्या एज थी हैरियट वेस्टब्रुक की? ऑप्शंस आर 14, 16, 20, 22। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, 16 years old. Okay. Now moving to the next question. Next है, according to Shelley's A Defense of Poetry, a poet has a dual role. शैली, देखिए यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस है ना वो डिफेंस ऑफ पोइट्री से ही हैं शैली के। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शैली का जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें इन्होंने कहा है एक पोएट के अ पोएट हैज़ अ डुअल रोल। पोएट का क्या है? डबल रोल होता है। फर्स्ट ही सर्व्स एज अ लेजिस्लेटर एंड नेक्स्ट ही कंसिडर्ड एज बताइए, एक तो वो लेजिस्लेटर के रूप में सर्व कर रहा है और दूसरा उसे क्या कंसिडर किया जाता है? मीडिएटर, पेंटर, आर्टिस्ट, प्रॉफिट। तो इस फिलर में क्या आना चाहिए? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पे राइट आंसर है प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next is Shelley's A Defense of Poetry was first published posthumously in। तो शैली की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है पहली बार कब पब्लिश होती है? पहली बार पोस्टमसली। पोस्टमसली का मतलब होता है शैली की मृत्यु के बाद ये पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो कब पब्लिश होती है? ऑप्शंस आर 1840, 1845, 1835 या फिर 1830। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसकी जगह हम 1, 2, 3 कर सकते हैं, बुलेट्स की जगह। बताइए क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर है 1840। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज According to Shelley's A Defense of Poetry dash deals with things or qualities that we already know। कौन डील करता है उन थिंग्स के बारे में और उन क्वालिटीज के बारे में जिन्हें हम पहले से जानते हैं? ऑप्शंस आर रीजन, इमेजिनेशन, लॉजिक्स या फिर एक्सप्रेशन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है रीजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री, रीजन डील्स विद थिंग्स और क्वालिटीज दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज According to Shelley's A Defense of Poetry that are able to convey what they sense, experience and feel in nature of the society in such a way that others too can share their experiences। बताइए, ऑप्शंस आर विजर्ड्स, नोबलमैन, पोएट्स या फिर प्रॉफिट्स। यहाँ भी डिफेंस ऑफ पोइट्री के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन होते हैं वो हु आर एबल टू कन्वे व्हाट दे सेंस, experience and feel in nature all the society in such a way that others too can share their experience। तो कौन होते हैं ऐसे व्यक्ति? विजर्ड्स होते हैं, नोबलमैन होते हैं, पोएट्स होते हैं या फिर प्रॉफिट्स होते हैं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है पोएट्स।
ठीक है, इन्होंने पोएट्स को कहा है कि इतने योग्य व्यक्ति होते हैं वो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shelley wrote a defense of poetry in response the article The Four Ages of Poetry by to his friend। देखिए, इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये वर्क लिखा था, डिफेंस ऑफ पोइट्री वर्क था फोर एजेस ऑफ पोइट्री, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस आर डॉक्टर जॉनसन, आर्थर हेनरी हैलम, थॉमस लव पिकॉक या फिर अलेक्जेंडर पॉप। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। What should be the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, ये किसका वर्क है? यस, ये वर्क है थॉमस लव पिकॉक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज According to Shelley's A Defense of Poetry, what is great instrument of moral good? मोरल गुड का, मोरल गुडनेस का ग्रेट इंस्ट्रूमेंट क्या है शैली के डिफेंस ऑफ पोइट्री के अनुसार? ऑप्शंस आर पोइट्री, लॉजिक, रीजन, इमेजिनेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what is the great instrument of moral good? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल गुड। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज According to Shelley's A Defense of Poetry, man is dynamic and due to this, the internal and external forces of the environment are bound to affect him much like a dash exposed to wind. Options are fiddle, lyre, violin, flute. इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये सारे जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे अ डिफेंस ऑफ पोइट्री से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो शैली का एक पर्टिकुलर वर्क यहाँ पे कवर अप होता है इससे। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोइट्री के अनुसार इन्होंने कहा है मैन इज डायनेमिक एंड ड्यू टू दिस, मैन डायनेमिक है और इसी की वजह से द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द एनवायरमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट हिम मच लाइक आ डैश एक्सपोज्ड टू विंड। तो क्या नाम चाहिए? मच लाइक अ फिडल, मच लाइक अ लायर, मच लाइक अ वायलिन या फिर मच लाइक अ फ्लूट। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लायर। ठीक है, ऑप्शन 2। ये अगर मैं 1 2 3 लिखती हूँ तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज according to Shelley's In Defense of Poetry, which among the following all provided food for thought and were the source of admiration of the masses? Options are Hector, Ulysses, Achilles या फिर इवान होक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है इवान होक। ऑप्शन नंबर 4 इज दी correct answer. Okay, Ivan Ho. Now moving to the next question. The following lines occur in Shelley's A Defense of Poetry. Lines क्या हैं? His language has a sweet and majestic rhythm which satisfies the sense no less than the almost superhuman wisdom of his philosophy satisfies the intellect.
इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू डैश। ये एक ट्रिब्यूट है किसके लिए, मतलब शैली के का एक वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। उस वर्क में ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो किसी को ट्रिब्यूट के रूप में रिप्रेजेंट की गई है। अब ये किसके लिए ट्रिब्यूट है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर शैली, शेक्सपियर, बायरन या फिर मिल्टन। लाइन को देखना है, समझना है लाइन क्या है। हिज लैंग्वेज हैज़ अ स्वीट एंड मैजेस्टिक रिदम, मतलब शैली ने उनके पर्टिकुलर जो भी राइटर हैं उनके लिए कहा है कि उनकी जो लैंग्वेज है हैज़ अ स्वीट एंड मैजेस्टिक रिदम विच सेटिस्फाइड द सेंस नो लेस देन द ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन विजडम ऑफ हिज फिलॉसफी सेटिस्फाइज द इंटेलेक्ट। तो किसके बारे में इतनी तारीफ की है या किसको ये ट्रिब्यूट किया है शैली ने, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, बायरन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Shelley, the defense of poetry dash itself is poetry, and to be a poet is to apprehend the true and the beautiful. बताइए, ऑप्शंस आर लैंग्वेज, इमेजिनेशन, पोइट्री या फिर रीजन। देखिए, शैली का वर्क है आ डिफेंस ऑफ पोइट्री। इसमें कहा गया है कि एक पर्टिकुलर चीज ऐसी है, इट सेल्फ इज पोइट्री, जो अपने आप में एक पोइट्री है। एंड टू बी अ पोएट इज टू एप्रीहेंड द ट्रू एंड द ब्यूटिफुल। क्या चीज है ये लैंग्वेज है, इमेजिनेशन है, पोइट्री है या फिर रीजन है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है लैंग्वेज, ठीक है। इन्होंने लैंग्वेज के लिए कहा है कि लैंग्वेज इटसेल्फ इज पोएट्री एंड टू बी अ पोएट टू एप्रीहेंड द ट्रू एंड द ब्यूटिफुल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Shelley's A Defense of Poetry, poetry in itself is an expression of delight and pleasure, as a dash finds happiness in its his her movement. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ब्लैंक में? वुमन, चाइल्ड, मैन या फिर बर्ड? ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये लाइन के रूप में भी आ जाती है कि ये लाइन किसकी है या कौन से वर्क से है। तो लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। लाइन क्या है? पोएट्री इन इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट एंड प्लेजर, मतलब अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन है डिलाइट का, हैप्पीनेस का, प्लेजर का, जैसे कि एज अ डैश फाइंड्स हैप्पीनेस, जैसे कि कोई फाइंड करता है खुशी इन इट्स अपने खुद के मूवमेंट्स में, ठीक है। तो किसके विषय में बात हो रही है यहाँ पे? चाइल्ड के। एज अ चाइल्ड फाइंड्स हैप्पीनेस इन इट्स मूवमेंट, जैसे कि बच्चा अपनी खुद की गतिविधियों में खुशी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू शैलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री ऑल डैश इन सब्जेक्ट इज subject to the laws which guide the individual from which it proceeds। तो यहां ब्लैंक में क्या आना चाहिए? एक्सप्रेशन, रीजन, इमेजिनेशन या फिर लॉजिक्स? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? All dash is subject to laws which guide the individual from which it proceeds. What should be the correct answer? Yes, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्रेशन।
ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस पे आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। और अगर आप डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़। ठीक है, तब तक के लिए अब आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है, और देखते रहिए इस चैनल को भी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।